नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 फरवरी सन 2026। आज नवमी तिथि सुबह 9:58 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त हुई जारी। 9.22 लाख बैंक खातों में 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम बोले किसी की पेंशन नहीं कट रही। किसानों को 25 आधुनिक कृषि मशीनों पर मिल रही है 50% तक सब्सिडी। 16 फरवरी तक करें आवेदन। बेल वाली सब्जियों की खेती पर हरियाणा सरकार देगी किसानों को प्रति एकड़ 54,000 रुपए तक की सब्सिडी। बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में आज से शुरू होगी रजिस्ट्री। तहसीलदारों ने छठे दिन हड़ताल खत्म की। AI कंटेंट पर 20 फरवरी से लेबल लगाना जरूरी। डीप फेक वीडियो व फोटो भी 3 घंटे में हटाने होंगे। सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश हुआ जारी। हरियाणा के 375 JBT टीचर डाउटफुल। थंब इंप्रेशन को लेकर गड़बड़ी। साल 2023 में हो चुकी है जांच। कमेटी के सामने पेश होने के निर्देश। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं तक के प्रति बच्चे को मिलेगा 200 ग्राम दूध। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी नई व्यवस्था। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर हमला। हुड्डा बोले बजट सत्र निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार। 2100 रुपए देने का वादा जुमला बना। 10 लाख रुपए तक कैश ट्रांजैक्शन पर अब पैन कार्ड जरूरी नहीं होगा। होटल बिल की लिमिट भी 1 लाख रुपए बढ़ी। 1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के नए नियम। नए जिले हांसी के प्रशासनिक ढांचे को मिलेगा स्थायी और भव्य स्वरूप। 10 एकड़ भूमि पर सिरे चढ़ने जा रही है बड़ी योजना। चंडीगढ़ PU में अधूरी डिग्री पूरी करने का मौका। 12 फरवरी से 11 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। अप्रैल मई में होंगी परीक्षाएं। पूर्व डिप्टी CM ने सरकार पर साधा निशाना। जींद में दुष्यंत चौटाला बोले 40,000 बुजुर्गों का सम्मान भत्ता कटा। 1 रुपया नहीं बढ़ी पेंशन। महंगे होंगे गैजेट्स। AI के बढ़ते क्रेज से चिप की भारी किल्लत हुई। 50% तक महंगे हो सकते हैं फोन और टीवी। हीरो मोटोकॉर्प जल्द लाएगी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक। स्पोर्टी और मस्कुलर लुक रहेगा। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी जीत। USA को 32 रन से हराया। साहिबजादा फरहान की 50 तो वहीं बाबर ने 46 रन बनाए। उस्मान तारिक को मिले 3 विकेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बढ़ते तापमान से थोड़ी राहत मिली है। आसमान में बादलवाई बनी हुई है तो वहीं रातें हमेशा की तरह ठंडी रही हैं। अभी मौसम मिला जुला बना हुआ है। ना ज्यादा ठंड होती है और ना ज्यादा गर्मी। इस मिले जुले मौसम में वायरल बुखार, स्किन प्रॉब्लम, खांसी जुकाम जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। राज्य का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है तो वहीं राज्य के अंबाला जिले में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिसार जिले में तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा गुरुग्राम में तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूरे राज्य में सोनीपत जिले का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया जो कि 6.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाओं का आवागमन होगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम साफ रहेगा और धूप तेज होगी। 17 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे 17 से 19 फरवरी के दौरान बादलों की आवाजाही शुरू होगी और हवा की दिशा बदलने से मौसम में बदलाव का एहसास होगा। अब आगे सारी उम्मीदें बारिश पर टिकी हुई है। यदि 17 से 19 फरवरी के बीच बादल बरसते हैं तो ठंड का असर फरवरी के अंतिम चरण तक बना रह सकता है। अगर बारिश नहीं हुई तो इस दौरान सर्दी एक तरह से चली जाएगी और मार्च के पहले सप्ताह से ही गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा में तहसीलदारों ने हड़ताल खत्म कर दी। चंडीगढ़ में मंगलवार को फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू सुमिता मिश्रा के साथ हुई मीटिंग में तहसीलदारों ने आज यानी 11 फरवरी से काम पर लौटने का फैसला किया। अब आज से ही रजिस्ट्री दोबारा से प्रारंभ होने जा रही है। तहसीलदार बीते 5 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। इसी कारण प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी है। हालांकि शासन ने 9 फरवरी से रजिस्ट्री की जिम्मेदारी DRO व SDM को सौंप दी थी मगर इसका कोई खास फायदा दिखाई नहीं दिया। इस एक दिन में पूरे प्रदेश में केवल 28 रजिस्ट्री हो पाई। रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के डेलीगेशन की FCR से मीटिंग के बाद 4 मांगों पर सहमति बनी है। फिलहाल प्रदेश सरकार ने इसके लिए 15 दिन का समय मांगा है। प्रदेश भर में तहसीलदारों की हड़ताल होने से सोमवार को केवल 28 रजिस्ट्रियां हुई है जबकि 682 लोगों ने रजिस्ट्री के लिए टोकन लिया। 515 रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी रह गई है। इनमें से रेवाड़ी में सर्वाधिक 16 रजिस्ट्री हो पाई। इसके अलावा रोहतक में 8, महेंद्रगढ़ में 2, रेवाड़ी और जींद में 1-1 रजिस्ट्री संपन्न हुई। इस दिन प्रदेश में 4.34
करोड़ रुपए की जमीन की खरीदारी हुई है, जिसमें सरकार को 25 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। मीटिंग में 4 मांगों पर सहमति बनी है। इनमें गुरुग्राम सहित विभिन्न जगहों पर तहसीलदारों पर हुई कार्रवाई को वापस लिया जाएगा। साथ ही तहसीलदारों पर कार्रवाई करने के लिए पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हिसार की ओर से किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों और मशीनों पर 50% तक सब्सिडी राशि का लाभ दिया जाएगा। उप कृषि निदेशक डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 25 तरह के आधुनिक कृषि उपकरणों एवं मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाकर 25 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के लिए आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक होते हैं तो कृषि यंत्रों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारी कमेटी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत अपनी पसंद के कृषि यंत्र निर्माता से मोल भाव करके कृषि यंत्र खरीद सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी 2024 और खरीफ 2025 की फसल का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर बागवानी और ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा सब्जियों का रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से बागवानी विकास निगम योजना शुरू की गई है। इसके तहत बेल वाली सब्जियां उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ अब 54,000 रुपए तक की सब्सिडी राशि का लाभ दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि इसके अंतर्गत किसान लौकी, तोरी, खीरा, तरबूज, कद्दू सहित अन्य बेल वाली फसलें उगाकर अच्छी आय के साथ सब्सिडी राशि का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज परंपरागत खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, जबकि बागवानी और ऑर्गेनिक खेती कम लागत में अधिक मुनाफा दे रही है। ये कम समय में तैयार होने वाली खेती है और बाजार में उचित भाव मिल जाए तो लाखों रुपए आमदनी तक हो सकती है। सामान्य तरीके से सब्जी उगाने पर कृषि विभाग बिजाई के बाद 8,000 रुपए की सहायता देगा, जबकि पॉलीथीन मल्चिंग विधि अपनाने पर 15,000 रुपए तक तथा बांस के सहारे बेल तैयार करने पर 31,000 रुपए तक का सब्सिडी लाभ मिलेगा। नई तकनीक से खेती करने पर कुल सब्सिडी राशि 54,000 रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि आगामी सीजन में बेल वाली सब्जियों का रकबा बढ़ाने की योजना है। इनमें तोरी, लौकी, टिंडा, ककड़ी, खीरा, कद्दू, तरबूज, खरबूजा और करेला प्रमुख रूप से शामिल हैं। डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही अपनी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जमीन के कागजात, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, साथ में बैंक पासबुक सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग इन स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने की दिशा में निरंतर नए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनके पोषण स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को अब सप्ताह में 4 दिन 200 ग्राम दूध देने का विचार किया है। साथ ही एक मिल्क बार या पिन्नी भी शामिल की जाएगी। यह व्यवस्था नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू की जाएगी। इस समय राज्य में 15,000 सरकारी स्कूल संचालित हैं और वर्तमान में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक करीब 6 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में इस योजना का लाभ सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि दूध में मौजूद कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों के विकास, मांसपेशियों को मजबूती, मानसिक विकास और उन्हें रोग मुक्त रखने में मदद करेंगे। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, पहले जो ट्विटर था, यूट्यूब, स्नैपचैट और फेसबुक को अब अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट पर लेबल लगाना जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही डीप फेक वीडियो, फोटो भी 3 घंटे में हटाने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को ये आदेश जारी किया है। इसमें आईटी रूल्स 2021 में बदलाव किया गया है। बदले हुए नियम 20 फरवरी से लागू होंगे। नए नियम डीप फेक और एआई से बने कंटेंट को लेबल और ट्रेस करने के लिए है। मतलब अब एआई कंटेंट में साफ लिखना होगा कि यह कंटेंट असली नहीं है, एआई वाला है। इसमें मिस इन्फॉर्मेशन और चुनावी धांधली जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी। ये लेबल विजुअल में कम से कम 10% एरिया कवर करेगा या फिर ऑडियो में पहले 10% टाइम में सुनाई देगा। वहीं मेटा डेटा को कोई भी चेंज, हाइड या फिर डिलीट नहीं कर पाएगा। प्लेटफॉर्म्स को टेक्निकल तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि अपलोड होने से पहले ही चेक हो जाए कि ये एआई वाला कंटेंट है या फिर नहीं। कंपनियों को हर 3 महीने में कम से कम एक बार अपने यूजर्स
को वार्निंग देनी होगी। उन्हें बताना होगा कि अगर उन्होंने एआई का गलत इस्तेमाल किया या नियम तोड़े तो उन्हें सजा या जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि डीप फेक एक तरह के फेक वीडियो होते हैं जिसमें किसी शख्स के चेहरे, आवाज और एक्सप्रेशन बदले जाते हैं। एआई टूल्स के जरिए एडिटिंग इतनी सफाई से होती है कि सही और फेक वीडियो में पहचान कर पाना काफी मुश्किल होता है। हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने जारी की। सीएम सैनी ने इस दौरान कहा, योजना के तहत 9,22,452 लाभार्थी बहनों के खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। अब तक 4 किस्तों में 634 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। सीएम ने बताया कि आज ही वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग व अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी की गई है। इन योजनाओं के तहत 34,14,000 लाभार्थियों को 1,098 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतों के निष्पक्ष निपटान के लिए जिलों के एडीसी को निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 12,62,000 बहनों के बैंक खातों में नवंबर और दिसंबर माह की सब्सिडी डाल दी गई है। साथ ही गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाले बहनों के बैंक खातों में 38 करोड़ 97 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत 101 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1,431 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ कार्य करने वाली उत्कृष्ट पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरूप में दी जाने वाली अनुदान राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा सरकार राज्य में विकास कार्यों के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन द्वारा नवगठित जिला हांसी को आधुनिक और सुव्यवस्थित स्वरूप देने की दिशा में तैयारियों को तेज कर दिया है। सरकार ने जिले की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए जिला सचिवालय के समीप हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP की लगभग 10 एकड़ भूमि पर एक परियोजना बनाने पर वार्तालाप शुरू कर दी है। हांसी को जिला बनाने के बाद यहाँ डीसी की नियुक्ति हो चुकी है और अब एडीसी, CTM, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारियों सहित लगभग 24 से 25 विभागों के जिला प्रमुखों की तैनाती होनी है। इसलिए इस जमीन पर जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए आधुनिक आवासीय परिसर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक विशाल ऑडिटोरियम विकसित करने की संभावना है। फिलहाल डीसी का कैंप कार्यालय अस्थायी रूप से B&R विश्राम गृह में चल रहा है, जबकि SDM आवास की मरम्मत एवं रख रखाव कर वहां स्थायी डीसी कैंपस बनाने की योजना है। हरियाणा से खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वार्षिकी फाल्गुनी मेले में श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए रेलवे ने मदार रोहतक मदार स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला लिया है। यह ट्रेन 16 फरवरी से 28 फरवरी तक संचालित होगी। इस ट्रेन का संचालन पहले भी हो रहा था, मगर बीच में इसको बंद कर दिया गया था। अब फिर से इसका संचालन शुरू किया जा रहा है। इससे हरियाणा और राजस्थान के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन रोहतक से सुबह 4:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12:50 तक रोहतक पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में रोहतक मदार स्पेशल ट्रेन रोहतक से दोपहर 1:20 पर रवाना होकर रात 10:35 पर मदार पहुंचेगी। बीच रास्ते में ट्रेन किशनगढ़, नरेना, फुलेरा, रेनवाल, बधाल, रिंगस, श्री माधोपुर, कांवट, भगेगा, नीम का थाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, गोकुलगढ़, झज्जर व अस्थल बोर स्टेशनों पर ठहराव करती हुई चलेगी। खाटू श्याम श्रद्धालुओं ने भी रेलवे के इस फैसले की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए उपयोगी कदम बताया है। हरियाणा के पलवल शहर से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ नगर परिषद द्वारा शहर के हर गली, मोहल्ला और कॉलोनियों को दूधिया रोशनी से जगमग किया जाएगा। इसके लिए 32,000 स्ट्रीट लाइटें और 30 हाई मास्क लाइटें लगाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है, जिसके बाद शहर नए स्वरूप में दिखाई देगा। लंबे समय से शहर के ज्यादातर इलाकों की गलियों और सड़कों से रात के अंधेरे से होने वाली परेशानी की खबर सामने आ रही है। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में सड़कों पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी, छेड़छाड़, लूट खसोट जैसी घटनाएं निरंतर होती आ रही हैं। लेकिन अब इस योजना के धरातल पर उतरने के बाद पूरा शहर दूधिया रोशनी से जगमगा उठेगा और लोगों को राहत पहुंचेगी। अगले महीने के आखिर तक लगभग पूरे शहर में स्ट्रीट लाइटें लगाने के काम को पूरा कर लिया जाएगा। हाई मास्क लाइटें शहर के मुख्य चौक चौराहों, बस स्टैंड, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगाया जाएगा। सबसे पहले मुख्य सड़क मार्गों और घनी आबादी वाले इलाकों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम सबसे पहले किया जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है। आवेदक के पास 8वीं कक्षा में हिंदी या पंजाबी विषय रहा हो। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू की तिथि 17 से 21 फरवरी तय की गई है। इंटरव्यू शुरू होने का समय सुबह 10 बजे रहेगा। स्थान जिला न्यायालय परिसर हिसार रहेगा। सैलरी 16,900 रुपये पर मंथ मिलेगी। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ड्राफ्ट नियमों में पैन कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े हुए बदलाव किए गए हैं। इसका मकसद छोटे ट्रांजैक्शन पर कागजी कार्रवाई कम करना है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक बात करें तो अब एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा कैश जमा करने या फिर निकालने पर पैन नंबर देना होगा। वर्तमान में बात करें तो बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक में एक दिन में अगर 50,000 रुपए से ज्यादा कैश निकलवाते हैं तो पैन कार्ड देना जरूरी होता है। सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों और आम लोगों को राहत पहुंचेगी। होटल के बिल चुकाने के लिए अब पैन कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। यानी कि अगर बिल 1 लाख रुपए से कम है तो पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। यही नियम कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट पेमेंट पर भी लागू होगा। वहीं प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या गिफ्ट के मामले में ये लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की मोटरसाइकिल या फिर कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो पैन नंबर देना होगा। मौजूदा नियमों में बात करें तो 2 व्हीलर के लिए पैन की कोई शर्त नहीं थी, जबकि 4 पहिया वाहनों के लिए कीमत चाहे जो भी हो पैन नंबर देना जरूरी होता था। लेकिन अब 5 लाख रुपए तक की गाड़ियों को इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप शुरू करने के लिए भी पैन जरूरी होगा। अभी तक सिर्फ 50,000 रुपए से ज्यादा के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ही पैन मांगा जाता था। अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप का मतलब है कि अब पॉलिसी खरीदने पर बैंक की तरह आपका एक स्थायी प्रोफाइल या फिर खाता खुलेगा। क्रिप्टो एक्सचेंज को भी अब इनकम टैक्स विभाग के साथ जानकारी साझा करना अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल करेंसी को भी अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में स्वीकार किया गया है। मार्च के पहले हफ्ते तक इन सुझावों के आधार पर नियमों को फाइनल कर दिया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट और ये सभी नए नियम पूरे देश भर में लागू हो जाएंगे। एआई की तेज रफ्तार अब फोन, टीवी जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे कर सकती है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेटा सेंटर्स और सर्वर्स को मेमोरी चिप्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इसके चलते कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चिप की सप्लाई कम हो गई है। इससे इनकी कीमतें लगभग 50% तक बढ़ने की संभावना जताई गई है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसे में स्मार्टफोन, टीवी, कंप्यूटर और अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम इस साल हर महीने 7 से 10% बढ़ सकते हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन जैसे प्रमुख सप्लायर्स बड़े एआई और सर्वर ग्राहकों को पहले सप्लाई कर रहे हैं। ऑर्डर कंट्रोल सख्त कर दिए गए हैं और स्टॉकिंग रोक रहे हैं। इससे कंज्यूमर ग्रेड के मेमोरी चिप्स की उपलब्धता घट गई है। नतीजतन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेमोरी चिप्स के दाम पहले ही 300 से 400% तक बढ़ चुके हैं। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हालात ऐसे हैं कि इस साल मार्च तक मेमोरी चिप्स के दाम 40 से 50% और बढ़ सकते हैं। इससे टीवी की कीमतें 7 से 10% बढ़ सकती हैं। जल्द सुधार की उम्मीद भी नहीं है। भारत में जीएसटी 28% से घटकर 18% रह जाने के फायदे भी अब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एप्पल आईफोन 18 के दाम स्थिर रखने के प्रयास करेगी। एप्पल ग्लोबल मेमोरी चिप सप्लाई का लगभग 20 से 25% इस्तेमाल करती है। सप्लायर्स पर दबाव डाल सकती है। वहीं ग्राफिक्स सेगमेंट प्रभावित होंगे। मेमोरी की कमी से एनवीडिया जैसी कंपनियों ने कुछ गेमिंग चिप्स लॉन्च करने में देरी की है। वहीं ऑटो सेक्टर भी प्रभावित हुआ है क्योंकि कारों में भी सेमीकंडक्टर्स और मेमोरी लगती है। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार पर 40,000 बुजुर्गों का सम्मान भत्ता काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पेंशन बढ़ाने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शपथ लेने के बाद से 1 रुपया भी पेंशन नहीं बढ़ी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी पिछले 2 हफ्तों से अधिक समय से पेंशन बढ़ाने की बात कह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि 40,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार कह रही है कि पेंशन कटी नहीं है बल्कि रिवीजन में है, लेकिन पिछले 3 महीने से बुजुर्ग परेशान है। चौटाला ने चेतावनी दी कि यदि नायब सिंह सैनी सरकार तुरंत प्रभाव से बुजुर्गों का सम्मान भत्ता बहाल नहीं करती है तो जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के कार्यकर्ता इस लड़ाई को राज्यपाल से मिलकर या जिला स्तर पर प्रदर्शन करके लड़ेंगे।
भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स तकरीबन 208 अंक की तेजी के साथ 84,274 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 68 अंक की बढ़त देखने को मिली और ये 25,935 पर कारोबार कर रहा है। वहीं ऑटो, आईटी और मीडिया शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। ऑटो सेक्टर सबसे अधिक 1.37% चढ़ा है। वहीं सोने चांदी के दाम में लगातार दूसरे दिन तेजी बनी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,435 रुपए बढ़कर 2,59,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। चांदी 2 दिन में 14,141 रुपए महंगी हो चुकी है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,379 रुपए बढ़ी है, 1,56,255 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,43,130 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया है। बता दें कि सोने की कीमतों में 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज व ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता है, इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग हो सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।